अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना पे कुछ मुफीद मालूमात बनाम सरकार। जी नाज़रीन, कोरोना की दूसरी वेव जो सी है वो जारी है और उसके जो ख़तरात हैं वो भी मौजूद हैं उसी तरह। और कहा जा रहा है कि ये जो सेकंड वेव है ये पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है, खामोश वेव है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में वो ये हो रही है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं वो वैसे ही परेशान है। बच्चों को लेके बच्चे आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, बच्चे जो उनसे आपका सबसे कीमती चीज़ होते हैं ज़िंदगी की। तो माँ बाप को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मेरे बच्चे को बीमारी ना लग जाए। तो आज के प्रोग्राम में आपको बच्चों से रिलेटेड कोरोना के हवाले से क्या सिचुएशन चल रही है और ओवरऑल लाहौर शहर में कोरोना को कैसे केटर किया जा रहा है और उसका इलाज कैसे किया जा रहा है, क्या नई मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही हैं, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून हामिद। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चे जो उनसे हैं वो स्कूल में सेफ हैं इस कोरोना की सूरत हाल में? उनके माँ बाप सबसे पहला सवाल जो मुझसे भी करते हैं, सबसे कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्या सेफ है? देखिए, ये कोरोना के हवाले से जो 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं, अगर वो इख्तियार की जाएँ तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़ नाउ डेज़ टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। और वो एहतियाती तदाबीर आपको मालूम है कि मास्क का इस्तेमाल है, हाथ की सफाई फ्रीक्वेंटली है और सोशल डिस्टेंसिंग है। ठीक है, लेकिन ये चारों जो आपने बताई हैं, बच्चे मेरे ख्याल से वो पहले ही लापरवाह होते हैं, वो ज़रा मौज मस्ती के मूड में होते हैं, तो वो इसका ख्याल नहीं रखते। तो स्कूल में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी बीइंग अ पेरेंट, सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि ये अपना ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि टीचर शायद माँ बाप की तरह इतना बच्चों का ख्याल ना रख पाए। जो परेशानी होती है वो ये होती है। देखिए ना, इसमें जो हुकूमत ने इंतज़ामात किए हैं मेरा ख्याल है बहुत खातिर ख़्वाह हैं। उसमें स्कूलों ने जो बच्चों की स्कूल टाइमिंग है उसको भी कर्टेल कर दिया है। बहुत सारे स्कूलों में पॉलिसी है ना। मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ कि एज एक ह्यूमन बॉडी, बच्चे की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड ठीक कर सकती है, वो उसकी इम्यूनिटी जो सी है उससे फाइट करने के लिए ठीक है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और मैं आपको बताऊं कि पिछली वेव में भी हमने देखा है कि बहुत कम बच्चे इसका शिकार हुए हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वर्ल्ड ओवर ऐसा है। और उसकी वजूहत यही है कि बच्चों के इनहेरेंट जो इम्यून सिस्टम है और इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से होता है कि उनको शदीद बीमारी नहीं होती। अगर होता भी इन्फेक्शन तो या तो उसकी अलामात नहीं होती, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, या बहुत मामूली अलामात होती हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। हमारी ज़ुबान में ज़रा आसान, ताकि देखने सुनने वाले मेरे जैसे लोग जो से हैं बैठे हुए घर पे उसको समझ सकें कि बच्चे जो से हैं आसान ज़ुबान में रह रहे हैं तो उनको इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता और दुनिया में हुआ भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही दुनिया भर में बच्चों की तादाद इससे कम मुतासर हुई है, क्योंकि बच्चों का जो सिस्टम है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, आप इसको आसान ज़ुबान में समझाना मुश्किल है। सिर्फ मैं इतना कह सकता हूँ उनके फेफड़े मजबूत होते हैं, उनका सिस्टम पूरी बॉडी का और इम्यून सिस्टम इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जिसकी वजह से वो महफूज रहते हैं। अच्छा। नंबर 1, उनको इन्फेक्शन का इम्कान कम होता है। ठीक है। नंबर 2, अगर इन्फेक्शन हो भी तो उसकी शिद्दत आमतौर पर बहुत कम होती है। अच्छा। तो अभी हमने पिछले उसमें भी देखा था कि 100 के करीब बच्चे जो हमारे पास दाखिल हुए थे उनमें से हार्डली 3 या 4 थे जिनमें शिद्दत थी बीमारी की। बाकी ज़्यादातर बच्चे थे जिनमें कोई सीवियर अलामात ही नहीं थी। शिद्दत की नौयत क्या थी, क्या था? वो जो 2-3 थे उनमें तो 2 को तो नमोनिया था। अच्छा। और एक को एक ख़ास बच्चों में बीमारी होती है जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, उसमें वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट थी। तो बाकी जिन 2 में नमोनिया था वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होके चले गए। और ये हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में नहीं है, बाकी अस्पतालों में मुझे मालूम है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी और बाकी अस्पतालों में भी इसी तरीके से है। अभी बच्चों को रिलेटेड प्रॉब्लम ये आ रही है, बच्चे जो से फ्लू होता है, इस सीज़न में बच्चों को फ्लू होता है, बच्चों को खांसी होती है। डॉक्टर्स ने कहा कि इवन स्कूल्स ने कहा कि भाई बच्चे को अगर खांसी आ रही है तो आप ना भेजें। हम आम फ्लू को, खांसी को कोरोना से डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी अलामात हैं कि हमें लगे कि ये वो नहीं, ये कुछ और है? देखिए, जो आम अलामात हैं ज़ुकाम का, खांसी का होना, छींकों का आना, वो तो ज़ाहिर है दोनों में एक जैसी होती हैं। सिर्फ इस बुनियाद पे तो फ़र्क करना मुश्किल होता है। ठीक है। और आजकल जैसे आपने कहा कि वाक़तन ऐसा सीज़न है तो उसमें ये जो हदायत है बिल्कुल सही है, भले उसको मौसमी ज़ुकाम ही क्यों ना हो। तो एहतियात का तकाज़ा है कि वो बच्चा घर पर ही रहे, ताकि अगर उसको इम्कानी तौर पर अगर कोविड है भी तो वो हम बच सकें। अच्छा, अगर उसको शदीद अलामात हों, चाहे वो मौसमी इन्फ्लुएंज़ा की वजह से हों या कोरोना की वजह से हों, तो इन एनी केस उसको डॉक्टर के पास जाना होता है। उसमें सबसे अहम बात यह है कि बड़े बच्चे के अंदर सांस का तेज़ चलना या सांस में दिक्कत होना, ढीला नढाल हो जाना,
उसका भूख का ना लगना, ये अलामात हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इनको सीरियस इन्फेक्शन हो। और जो मौसमी इन्फ्लुएंजा होता है उसमें ये अलामात नहीं होती, 2-3 दिन रहते हैं और बच्चे भले चंगे हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रा दोबारा बता दें नाज़रीन, ये ज़रा गौर से सुन लीजिए। ये वो अलामात हैं अगर आप खुदा न खास्ता आपके बच्चे में ज़ाहिर हों तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सर को बता दें। अच्छा, मैं ये आसानी के लिए ये मैं बताता हूँ कि भले वो कोरोना हो, भले वो मौसमी इन्फ्लुएंजा हो, भले वो नमोनिया हो, इन सब में मिलती जुलती ख़तरे की अलामात होती हैं जिनके लिए माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, बच्चे का खाना पीना कम हो जाए। छोटा बच्चा फीड लेना कम कर दे, बड़े बच्चे को भूख लगना ख़त्म हो जाए। दूसरी है कि बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ चले, जिसको हम अपनी ज़ुबान में पसली चलना भी कहते हैं। तीसरा ये है कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, ढीला ढाल पड़ा हुआ है। चौथा ये कि बहुत तेज़ बुखार हो। अगर ये अलामत हों तो हमें फिर फ़िक्र होती है कि ये सांस की कुछ सीरियस इन्फेक्शन है। और जैसे मैंने कहा कि सांस की ये सीरियस इन्फेक्शन मौसमी फ्लू से भी कभी कभार हो सकती है, नमोनिया से भी हो सकती है और ऑफ कोर्स कोरोना से भी हो सकती है। तो ये जो जनरल अलामात हैं इन पे नज़र रखें, इनमें से कोई अलामत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो ये देख सकें कि ये अलामत नमोनिया की वजह से हैं या कोरोना से मिलते जुलते कोई मामला तो नहीं है। अब उसके अंदर जो अहम सवाल होगा वो ये होगा कि क्या बच्चे का घर में, हाउस होल्ड में या करीब किसी को कोई कोरोना या कोरोना जैसी अलामत तो नहीं रही, तो तब हमारा शक बढ़ जाएगा कि शायद ये मौसमी ज़ुकाम या नमोनिया नहीं है, कोरोना है। तो फिर उसके लिए टेस्ट हमें करना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट से भी हेल्प मिल सकती है और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उससे तो बात क्लियर हो जाती है कि वो है कि नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे कैरियर होते हैं। अगर बच्चा को खुद को उस इफेक्ट नहीं किया या बच्चा जो है वो खुद उससे महफूज रहा है तो बच्चा कैरी करके ला सकता है। ये चांसेस जो उनसे हैं घर में लाने के और बड़ों तक जाने में, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी अगेन ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनकी खांसी और ज़ुकाम इतना फोर्सफुल नहीं होता कि जिससे स्क्रीशंस और वायरसेस आगे स्प्रेड करें। तो वो रूट तो रिलेटिवली, छोटे बच्चों की हम बात करें 6 साल से नीचे, वो रूट तो रिलेटिवली सेफ़ है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर उनको खांसी आई है और वो जरासीम उनके हाथ पे लग गए हैं या सरफेसिस से उन्होंने जरासीम ले लिए हैं तो हाथ से वो घर में आ सकते हैं जरासीम। उसका तो बहुत सादा नुस्खा है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के ऊपर जोर रखें तो ये जो ख़तरा है उस पर भी बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये जो मौसम चल रहा है, बच्चों को मोस्टली बीमारियों से, स्पेशली जो सीजनल फ्लू होता है, इससे बचाने की कोई ऐसी तदाबीर हैं, होम रेमेडीज़ हैं कि बच्चों को हम बचा सकें, उन्हें महफूज रख सकें इन तमाम चीज़ों से? जी देखिए, ये जो मौसमी सांस की बीमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने देखा है कि वो जो विटामिन सी है वो अगर वो उसको दे रहे हैं तो उस पर लिखा होता है कि बच्चों को 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों को ना दें, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्टर, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं होम रेमेडीज? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। मैं आपको बच्चों के ऊपर बात करते करते मैं आपको छोटे बच्चों पे भी ले जाना चाहता हूँ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और ये ना सिर्फ कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बल्कि जनरली जितनी भी सांस की बीमारियाँ, नमोनिया वगैरह होती है उनके कॉन्टेक्स्ट में भी। छोटे बच्चे की, नौज़ायदा बच्चे की, या जिसको हम नौनिहाल कहते हैं, मदर फीड, माँ का दूध, अगर किसी वजह से ना करवा पाए, अगर बिल्कुल कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो उस पर फुल उसके ऊपर एम्फेसिस किया जाए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। इतनी इम्यूनिटी मिलती है जो बच्चे को ना सिर्फ उन 6 महीनों में बचाती है बल्कि अगले 5 साल की उम्र तक उसकी जनरल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये साइंस से साबित है। दूसरी बात है कि 6 महीने के होते के साथ ही बच्चे को ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल, आप देखिए ये अक्सर गलती होती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चा तो ये बड़े हाई फाई फार्मूला पे है तो इसको शायद खुराक की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद अगर खुराक नहीं देंगे बच्चा कमज़ोर होगा, उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगी, उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग कोरोना लगने का इम्कान होगा। तो ठोस ग़िज़ा, ऑप्टिमल ठोस ग़िज़ा का आगाज़ 6 माह पे और उसको फिर जारी रखा जाए। तीसरी बात, जनरली ह्यूमन बीइंग जो है, उनका बॉडी जो है वो टेम्परेचर की वजह से, जिसको हम आम तौर में कहते हैं ना ठंड लग गई, वो बेसिकली होता क्या है, मैं सामीन की आसानी के लिए कहना चाहता हूँ। होता ही है कि जब ठंड की वजह से जिस्म ठंडा होता है तो इम्यून सिस्टम ब्लंट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जरासीम तो हर वक्त फिर रहे हैं, तो वो जरासीम ज़्यादा आसानी से हमलावर भी होते हैं और बीमारी भी करते हैं। चुनांचे बच्चे को वार्म रखना, गर्म रखना, उनके कपड़ों का ख्याल रखना। अगली बात जो अब कोरोना में तो खुल के साबित हो गई, लेकिन पहले भी हम इसको एडवोकेट करते रहते हैं कि ओवर क्राउडिंग ना की जाए।
क्योंकि ओवर क्राउडिंग से वायरसेस का, चाहे वो कोरोना के वायरसेस हों या मौसमी इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हों या नमोनिया के बैक्टीरिया हों, उनके फैलने का इम्कान ज़्यादा होता है, तो उसका ख्याल रखा जाए। तो ये जनरल कुछ चीज़ें हैं। जो वाइटामिन्स की आपने बात की है, देखें जितने अच्छे वाइटामिन्स कुदरती ग़िज़ा में और फलों में हैं, किसी दवाई में नहीं है। मौसमी फल देते रहना चाहिए। मौसमी फल ज़रूर दें, ज़्यादा मिकदार में दें, हाई प्रोटीन डाइट दें। अंडा है, गोश्त की मुर्गी है, ये चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, ये ज़्यादा अच्छा है। चलते चलते मैं ये कहता जाऊँ कि वाइटामिन की हम बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर दीजिए, लेकिन हर एक को देने का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चों की जो है वो स्टमक टॉलरेट नहीं करता, उनको डायरिया लग जाता है, फिर एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहूँ कि वाइटामिन ज़रूर देने चाहिए, लेकिन नेचुरल खुराक से देने चाहिए। तो इनसे हम बड़ी हद तक चीज़ों को बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपको जो सिचुएशन अब जो चल रही है उसके लिहाज से मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन जो सी है ये बड़ी शेयर हासिल थी, और इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ये अंदाज़ा हो गया कि बच्चे स्कूल में महफूज हैं, और बच्चे जो से हैं अगर कोरोना उनको हो भी जाए तो देखा ये गया, दुनिया में रिसर्च ये बताती है कि बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को महफूज रखे। आपको ये बताते हैं कि आजकल कोरोना का जदीद सतहों पे कैसे इलाज हो रहा है और कैसी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर सायरा अफजल के साथ, जो डीन है पब्लिक हेल्थ की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में और प्रिवेंटिव मेडिसिन की, और मेंबर हैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी जो कमेटी है उसकी, और पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि अभी हमारे ये देखने सुनने वाले भी ये बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, जब पहली वेव थी, मैं जितना गली में फिरता था, हम बाहर फिरते थे, लोगों में जाते थे, तब भी इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं की गई। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला का करम हुआ। वो कहते हैं ना कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, चीज़ें लगा दी, उससे बेहतरी आ गई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ से ठीक हुआ, क्योंकि जिन गलियां जो बंद की गई वहाँ ज़्यादा रश होता था, जो स्टोर्स को 7 बजे का कहा गया वहाँ ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी, लोग ज़्यादा बेहतियाती करते थे। लेकिन अभी सूरत हाल जो सी हमें फिर दोबारा कहा जा रहा है, क्या वाकई कोरोना इतनी शिद्दत से आ रहा है या इतना ज़्यादा स्वेर होता जा रहा है? मैं आपकी राय से मुत्तफिक मुकम्मल तौर पे नहीं हूँ। अच्छा। अगर आप जो बात कह रहे हो ज़्यादातर मार्केट्स में हमें छोटी ईद पे नजर आई, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि बड़ी ईद के ऊपर मुहर्रम में भी ये नजर आया, छोटी ईद पे भी नजर आया, और ईद मिलादुन नबी पे भी नजर आया। चीजें जो हमारे तमाम जो से इवेंट्स थे वो प्रॉपर्ली इसी तरह हुए। छोटी ईद पे आपको जरूर नजर आया होगा, लेकिन बड़ी ईद पर, मुहर्रम के तमाम उनके अंदर इसका आपको इतना ज़्यादा SOPs पर अमल नजर आया। इतनी स्वेर है डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये बहुत सवेयर वेव है, और ये हमारे एपिडेमियोलॉजी को जो नॉलेज है वो ये कहता है कि जब वायरस एक पॉपुलेशन में सर्कुलेट करता रहता है तो वक्त के साथ साथ वहाँ पर इम्यूनिटी कॉज करते हैं, और उसकी जो हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी के उसमें टाइम लगते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी के अलावा भी और इम्यूनिटीज हैं, जैसे क्रॉस इम्यूनिटी कहते हैं, कि एक वायरस के अलावा उस जैसे बाकी वायरस जो हैं वो भी इम्यूनिटी कॉज करते हैं, जो कि बच्चों में बहुत बड़ा फिनोमेना 42% एक रिसर्च में आया है कि उनके अंदर क्रॉस इम्यूनिटी मौजूद थी, हालांकि वो कोरोना के वायरस से पहली दफ़ा ही सिम्टम्स में गए थे, लेकिन बाकी अलामात उनमें मौजूद थी। वैक्सीन की क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब? वैक्सीन हमें मिल जाएगी, अवेलेबल होगी? वैक्सीन से पहले मैं इस बात पे ज़्यादा जोर दूंगी कि पहले अर्बन कम्युनिटीज़ में हमने देखा है, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला। अब हमें डर ये है कि अगर ये रूरल कम्युनिटीज़ में फैल गया तो 65% आबादी जो रूरल एरिया में रहती है, अगर वो मुतासिर हो गई तो शायद फिर हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई वो तमाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन वो वाहिद हल है जो हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बड़ी सेफ्टी के साथ ले जा सकता है, इसलिए हम सब दुआगो हैं कि वैक्सीन आ जाए। इस वक्त फाइजर ने अपनी 92% एफिकेसी दी है, आपने अमेरिकन है, बायोएनटेक के साथ है। दूसरा आपने देखा कि मॉडर्ना ने 95% इसका क्लेम किया, फिर एक रशियन स्पुतनिक है, उन्होंने 92% अपना क्लेम किया। पाकिस्तान में तो चाइनीज मिल रही है ना, जो हम कर भी रहे हैं उसके साथ। अगर इन तमाम चीज़ों में देखा जाए तो फाइजर की -80 डिग्री पर स्टोरेज है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर -80 पर स्टोर करना एक बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है। तो पोलियो वैक्सीन नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल हम उसे स्टोर कर पाते। तो इस लिहाज से कैंसिनो बायो जो है उसकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी होना ये ट्रायल्स के बाद ही मुमकिन होगा, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं कि कोरोना का जो इलाज है वो किस तरह कर रहे हैं, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, उनसे भी पूछेंगे
कि मेयो हॉस्पिटल में और अब कोरोना की वेव जो सी है वो किस तरह चल रही है, उसका ट्रेंड क्या है। मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि दवाइयाँ जितनी भी हैं आपने डॉक्टर से पूछ के करनी है। बहुत लिखा भी होता है दवाई के ऊपर। जी नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन हैं मेडिसिन की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और हमें जो कोरोना को लेके हम जो फाइट कर रहे हैं, उस फाइट में जो हमारे औजार हैं मेडिसिन, उसमें हम कितनी जिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और क्या जिद्दत आई है, कौन सी नई मेडिसिन आई हैं और कितनी आसानी हुई है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अभी मेडिसिन में हमने जब हम पहले बात की थी तो आपने कहा था कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। क्या सेकंड वेव में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक आ गया जिससे हम फाइट करें कोरोना से? अब ये जो सेकंड वेव आई है, इसमें हमारा और कोरोना का 10 महीने का साथ है। जी ठीक पाकिस्तान में। जी ठीक है। और दुनिया में तकरीबन 11 महीने, क्योंकि दिसंबर के एंड में आई थी जी। एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। और इस प्रॉब्लम और इस क्राइसिस में हमने लर्निंग, हमारी भी लर्निंग हुई, हर लेवल पे लर्निंग हुई। और एक लर्निंग मेडिसिन में हमने टेली मेडिसिन लर्न किया, जो कि हम पहले यूज नहीं कर रहे थे। इस तरह किस वो औजार क्या थे, वो कौन सी मेडिसिन थी? हाँ, वो मैं आपको जिनसे पहले डील कर रहे थे आप उनको, और अब नया क्या आया आपके पास 11 महीने? मैंने आपको पिछली दफा ये बताया था, इस डिजीज की 3 स्टेजेस हैं। एक होती है माइल्ड, एक होती है मॉडरेट और एक होती है सिवियर, जो कि क्रिटिकल भी हो सकती है। जो माइल्ड है ना, ये वो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको तो हल्का फुल्का फ्लू जैसे सिम्टम्स, खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट, जायका नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही, और तो हल्का फुल्का बुखार, जिनको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। अब उसकी आप पूछेंगे कि क्या ट्रीटमेंट हमारी कोई चेंज हुई? आप ये नहीं कह सकते कि ट्रीटमेंट चेंज हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ओवर द लास्ट 10 मंथ्स हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि हमने इसमें से गुजरे और हमने इस पे रिसर्चेस की। किंग एडवर्ड में 95 के करीब हमारे रिसर्च आर्टिकल्स सिर्फ कोविड पे हुए, और इसके ऊपर हमने इस रिसर्च में देखा कि कुछ दवाइयां हैं जो इफेक्ट दे रही हैं। मैं दोस्तों से ये कहूँगा कि दवाइयाँ जितनी भी हैं आपने डॉक्टर से पूछ के करनी है। लिखा भी होता है दवाई के ऊपर। डॉक्टर से पूछ के करें, अपने लोकल डॉक्टर से पूछ के करें। आप हमारी टेली मेडिसिन सर्विसेज अवेल करें। जो टेली मेडिसिन के नंबर हैं किंग एडवर्ड के, वो इस प्रोग्राम में हम आपको नीचे मुसलसल चला रहे हैं, ताकि आप उन नंबर पे फ़ोन करके अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप उनसे पूछ लें। आप सोच नहीं सकते आप कितना बड़ा सदका जारिया करेंगे। उसकी वजह ये, आप अभी जब नीचे जाएंगे आप देखेंगे कंसल्टेंट लेवल के लोग बैठे हैं और वो फ्री हैं जस्ट टू प्रोवाइड दिस सर्विस, क्योंकि हमारे आउटडोर डॉक्टर बड़े महंगे डॉक्टर हैं, बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। आपको मैं ये बताती हूँ, हमें फ़ोन कॉल्स दुबई से आई हैं, मिडल ईस्ट से आई हैं, USA से आई हैं, जर्मनी से आई हैं, डेनमार्क से भी आई हैं। और ये अपने लोकल लोग थे जो कि उधर की टेली मेडिसिन सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और अभी भी आपको पता होगा टेली मेडिसिन ये मुफ्त है। प्लीज मुफ्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ जैसे एक दवाई थी जो डॉक्टर साहबा ने कही, हमारी वजीर जो सेहत हैं उन्होंने वो बात कही कि जी फलां दवाई है वो लगाएगी। फिर वो दवाई जो सी है वो 12-12 लाख का टीका लगा लोगों को, 13-13 लाख में लोगों ने टीके लिए। अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि ऐसा कोई ख़ास दवाई या ख़ास कोई स्पेसिफिक कंपनी जो सी दवाई बना रही हो, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। ये जो टीका जो बड़ा महंगा बिका, एक आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि मेयो हस्पताल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 किस्म के टीके थे जो लाखों में बिक रहे थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स, उनमें से एक टीका होता है जो कि जब एक बॉडी एक क्राइसिस में जाती है ना, उसमें देते हैं, 2 टीके लगते हैं उसमें, तो वो भी फ्री मिल रहा है। और दूसरा एक टीका एंटीवायरल है, रेमडेसिविर के नाम का एजेंट है, और ये बड़ा महंगा बिका, अभी भी मिल रहा है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लोडिंग डोज और यानी कि तकरीबन 6 टीके लगते हैं 5 दिनों के लिए एक मरीज़ को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मेयो अस्पताल में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। ये एक मैं आपको एक गुड न्यूज़ लोगों को दे रही हूँ, जो लोग फिर ये बड़ा मशहूर हुआ लोगों में, और आपने हमारी बड़ी मदद की इसमें अवेयरनेस में, कि लोगों ने कहा कि वो एक जहरीला टीका डॉक्टर लगा देते हैं और जो डॉक्टर नहीं मानते उनको भी लगा के मार देते हैं। तो ये वो जहरीला टीका वाली बात नहीं है, ये वो एक स्टेज होती है जिसमें मॉडरेट और सिवियर में पेशेंट अनलकीली चला जाता है। इसमें इस टीके की इंडिकेशन बनती है और उसमें आपको पता है हम कोशिश कर सकते हैं, हम इंसान हैं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ। अच्छा डॉक्टर साहबा, अभी वैक्सीन के बारे में बता दें कि 3rd ट्रायल में है, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया उसके ऊपर, वो 3rd ट्रायल में वैक्सीन चल रही है।
अब थर्ड ट्रायल में चलने के बाद हमारे लिए अवेलेबल कब तक हो सकती है और हमें किस वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए? हाँ, ये बड़ी आपको खुशखबरी एक देती हूँ कि पिछले 2 हफ्ते में एक हमारी जो वर्ल्ड ओवर हम, क्योंकि हम वर्ल्ड के साथ साथ चल रहे हैं, इस पे ना हमारी 2 से 3 जगहों पे रशिया में, यूएसए में, इटली में रिसर्चेस हुई हैं, जिस पे मेरे ख्याल में प्रोफेसर सायरा अफजल बोलेंगी। उन्होंने बताया भी है आपको कि इस पे ना 3 किस्म की वैक्सीन जो है ना वो थर्ड फेज को क्रॉस कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो वैक्सीन है ये कितने अरसे तक अवेलेबल होगी मार्केट में? हाँ, इंशाल्लाह जो उनकी जो यूएसए में, क्योंकि मॉडर्ना तो यूएसए में जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ दिस विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग में वो देंगे। तो अगर वहाँ होगी तो उसके बाद हाँ, या अर्ली स्प्रिंग, ये उन्होंने एक जनरल सा वो किया। हाँ, अब इंशाल्लाह आप देखें हमारे भी साल तक में आ जाएगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये टीका जो है ये अवेलेबल होगा, ये हुरों वाला टीका नहीं है, ये कोरोना से बचाव का टीका है, ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और हम दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान में जितने भी हमारे बहन भाई हैं उन सब तक पहुंच जाए, स्पेशली गरीबों तक पहुंच जाए। अमीर तो लगवा ही देंगे। आपकी बात करवाते हैं डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब से, जो वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। हमारे डॉक्टर्स, आपने पहले भी देखा, मेरी आधी फैकल्टी के करीब पॉजिटिव हुई, नेगेटिव होती उसी अंदाज में ड्यूटी। हमारे डॉक्टर 33% के करीब एक आध यूनिट में जब पॉजिटिव हुए, नेगेटिव होती ड्यूटी। जी नाज़रीन, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट है जिसको यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। और वो कोरोना की जब फर्स्ट वेव थी उसमें बड़ा कारआमद था और अभी भी वो काम कर रहा है। उसके नंबर्स जो उनसे हैं वो आप स्क्रीन पे नीचे चलते देख रहे हैं। 24/7 डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपकी किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको आप उनसे फ़ोन करके जान सकते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और यहाँ पर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हर किस्म के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाकर देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब अंदर मौजूद हैं जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए हमारे साथ। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये टेली मेडिसिन जो है ये बंद भी किया था आपने पहले? देखिए जी, जो टेली मेडिसिन का डिपार्टमेंट है ये 20 मार्च से है जी, ठीक है। और 20 मार्च से ये तसलसल के साथ है। जब गवर्नर पंजाब चौधरी मुसर्रर साहब ने कहा कि इस वक्त आउटडोर में एक्सेस पेशेंट की नहीं है जी, इस्टेब्लिश करें टेली मेडिसिन, तो ये टेली आउटडोर जो आपके सामने है, कोरोना हेल्प डेस्क उसके साथ है जी, टेली सेक्रेटरी डेस्क हमने साथ ऐड किया। ये उस वक्त से ये तसलसल के साथ चल रहा है। लेकिन एक और चीज़ बताऊं जी डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले ही प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने भी ये एडवाइस किया कि जो टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है, चूँकि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है जी, तो उसको इस अंदाज में एक्टिवेट करें कि आउटडोर अगर बंद हैं तो पेशेंट की एक्सेसिबिलिटी हो। तो आप देख रहे हैं मेडिसिन का, ENT का, सर्जरी का, पीडियाट्रिक्स का, गायनी का, सेक्रेटरी का, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक, ये शोबे सारे एक्टिव हैं हमारे। इनको कॉल्स आती हैं डॉक्टर साहब? इसमें आपको मैं, क्योंकि आप मैंने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपसे मेरा सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। इसमें ये स्काइप के नंबर हैं, ये सारे स्क्रीन पे नाज़रीन आपको दिखा देंगे, ये साथ साथ आप चलते हुए देख लेंगे जी। हम साथ साथ चलाते रहेंगे। इसमें स्काइप के नंबर हैं जी, ठीक है, व्हाट्सएप के नंबर हैं और ये तमाम लोगों को कनेक्शन ऑलरेडी मिला हुआ है जी, ठीक है। स्काइप पे वो इनसे क्या ये कॉल भी कर सकते हैं लोग? यहाँ कॉल भी कर सकते हैं और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे भेज के एडवाइस ले सकते हैं। इसके साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और गाँव के लोग जिनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए हमने लैंड नंबर की फैसिलिटी रखी है, लैंडलाइन भी है। और शुरू में तकरीबन हमारी 3 महीने के अंदर 5000-6000 कंसल्टेशन थी। कोरोना की फर्स्ट वेव में डेली हंड्रेड्स में कॉल्स आती थी, दरमियान में कब हो गई, अब फिर और कॉल का सिलसिला बढ़ गया। डॉक्टर साहब, आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी भी है और इसके अलावा टेस्टिंग के कितने पैसे लेते हैं डॉक्टर साहब? मैंने बताया ना कि यहाँ तो मेडिसिन भी फ्री ऑफ कास्ट है। कोरोना रिलेटेड नहीं, सारी मेडिसिन। कुछ पैसे कम पड़ जाती हैं तो लोगों को बाहर से लेनी पड़ती है। में ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन दे आर फ्री ऑफ कास्ट और इसके टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट हैं। कोरोना के अपने टेस्ट और कोरोना में जो सी रिएक्टिव, मेरे देखने सुनने वाले जो ये बात सुन रहे हैं, ये बात आपको वाइस चांसलर जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं वो कह रहे हैं। अगर वो इतने वसूख से कह रहे हैं तो आपको ये यकीन करना चाहिए कि यहाँ पर मेडिसिन जो सी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको नहीं मिल रही
तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर भी नीचे साथ में चल रहा है। डॉक्टर साहब, अभी ये हम देख सकते हैं किसी को कि किस तरह कॉल्स आ रही हैं? ये लाइव कॉल इस बच्ची को आ रही है। अच्छा, इस वक्त तो बच्ची इस वक्त बात कर रही हैं जी, और ये लाइव कॉल में पेशेंट उनसे बता रहा है उन्हें कि जो उनके सिम्टम्स हैं वो अगर आप चाहें तो खुद लाइव कॉल भी सुन सकते हैं। नहीं, हम प्राइवेसी को किसी की नहीं डिस्टर्ब करेंगे। दिस इज़ द लाइव कॉल, और ये बच्ची इस वक्त उनसे कांटेक्ट करके बात कर रही है, वो अलामात पूछ रही है। और ये स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ये जितने डॉक्टर यहाँ पे हैं इनमें कोई स्टूडेंट नहीं है। मॉर्निंग में रजिस्ट्रार या सीनियर रजिस्ट्रार लेवल के हैं और ये अपने प्रोफेसर के साथ इन कांटेक्ट हैं। अगर प्रोफेसोरियल सर्विस की ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं हेड ऑफ मेडिसिन प्रोफेसर बिल्किस। पहले तो ये कहा गया था कि इन जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ स्पेशली स्टूडेंट्स उनसे थे, उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसे भी दिए जाएंगे, कुछ उनको अलाउंसेस दिए जाएंगे यहाँ पर सर्विसेज देने के। क्या यहाँ जो डॉक्टर भी मौजूद हैं इनको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे? फिर ये सारे डॉक्टर्स वो हैं जो इस वक्त ड्यूटी पे हैं। अच्छा, तो ड्यूटी की तो तनख्वाह ऑलरेडी है, बाकी डॉक्टर्स में एक पैशन है, एक जज्बा है। हमारे डॉक्टर्स आपने पहले भी देखा, मेरी आधी फैकल्टी के करीब पॉजिटिव हुई, नेगेटिव होती, उसी अंदाज में ड्यूटी। हमारे डॉक्टर 33% के करीब एक आध यूनिट में जब पॉजिटिव हुए, नेगेटिव होती ही ड्यूटी। तो ये जज्बा और पैशन के साथ पहले भी ड्यूटी की थी, अब भी आप देख रहे हैं किस अंदाज में जज्बा और पैशन बढ़ जाता है ना जब थोड़े पैसे भी देते हैं। वो जो अलाउंसेस थे एक्स्ट्रा वो मिल गए हैं इनको? मैं आपको ये बताऊं, पैशन और जज्बा कभी पैसे से नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है ना, वो एक इंटरनल रहता है लेकिन बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, मैं लीवरेज ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे वो फॉर्मेलिटी जो उनसी है उसको थोड़ा सा इन्फॉर्मल कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनको जो पैसे जो अलाउंसेस 3 महीने की बात की गई थी जो नहीं मिल रहे थे वो अब मिल रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस, क्योंकि हमें शिकायत यही आई थी कि उन लोगों को नहीं मिले। नहीं, जो एडिशनल अलाउंसेस जिन लोगों ने एडिशनल काम किया है उनको उस अंदाज में इंसेंटिव दिए गए। ये काउंटर हमारा कोरोना हेल्प डेस्क का है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग आइसोलेशन में घर रह रहे हैं उनको एडवाइस करना, दे कैन गेट द ओपिनियन फ्रॉम दीज पीपल। ये काउंटर हमारा कोरोना हेल्प डेस्क का है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग आइसोलेशन में घर रह रहे हैं उनको एडवाइस करना, दे कैन गेट द ओपिनियन फ्रॉम दीज पीपल। इसका नंबर हम अलग से दे दें कि जो लोग घर में आइसोलेशन इख्तियार किए हुए हैं उन्होंने घर में आइसोलेशन कैसे करनी है उसकी तमाम रहनुमाई आपकी इसमें मौजूद होगी, और ये हम आपको स्क्रीन पे चला रहे हैं ताकि आप देख सकें कि अगर आपने घर में आइसोलेट किया है तो आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, किस तरह इस बीमारी से लड़ना है। अच्छा, एक और इनोवेशन जो हमने की है, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाती है, लाइक डेंगू आ गया तो डेंगू का अलहदा। अब कुछ जो कोरोना के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, कुछ मोटापे वाले हैं, उनको न्यूट्रिशन की एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारी ये जो डीन पब्लिक कहते हैं प्रोफेसर सारा अफसर, जिनसे अभी हमने बात की है, इन्होंने अभी ना नया काउंटर कायम किया है। उस काउंटर पर भी जाके देख लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन का काउंटर है। इसमें बेटे बताएं आप इस पे किस अंदाज में करते हैं जो न्यूट्रिशन वाली? जी, कोरोना या डेंगू से भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं या हैं पेशेंट जो सफ़र करते हैं। आप ये भी बता दें कि जो पेशेंट हैं डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या मोटापे से का शिकार हैं, वो स्पेसिफिकली आपके डेस्क पे कोई अलग से नंबर है या वो उसमें हेल्पलाइन में कहेंगे कि हमें आपके साथ थ्रू कर दें? इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जब टेलीफोन आता है तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं। जी ठीक है। तो जिससे रेलेवेंट होता है उससे आगे 10 लाइन्स यहाँ मौजूद हैं, वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो ये फैसिलिटी मुझे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, कि ये जो टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है आप पूरा देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट है, इनोवेटिव है इस यूनिवर्सिटी का। अब गवर्नर साहब ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट ये यूनिवर्सिटी परमानेंट कायम कर दे। तो दिस डिपार्टमेंट इज, और मेरे ख्याल से ये हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। भारत यहाँ पे ये परमानेंट डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोफेसोरियल चेयर इसकी हम कायम करेंगे। अच्छा। और इसको कनेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के साथ, ताकि वहाँ ज़रूरत हो तो हम उनको हेल्प कर सकें। नाज़रीन, ये टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। आपकी किसी भी किस्म की क्वेरीज़ हों वो आप यहाँ कॉल करके उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो आपकी मेडिकल कंडीशन चल रही है उसके बारे में जान सकते हैं। ये डॉक्टर्स तमाम तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं। वो वाली तो एक मिथ जो सी ख़त्म हो गई कि स्टूडेंट्स नहीं हैं।
आपकी तमाम मेडिकल क्वेरीज जो सी हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का असूल अपनाए हुए हम। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी हम दोनों के दरमियान में आप देख रहे हैं, इसी को आप खुद भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और अगर खुद आपसे ये नहीं हो सकता तो कम से कम जब आप लोगों से मिलें कोशिश करें कि आप उनके सांस के कांटेक्ट, डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ ना, 6 फीट का डिफरेंस कम से कम होना अगर ना चाहिए। हो सके तो सांस से थोड़ा सा दूर रहें और अपने हाथ वाथ धोते रहें और एहतियात करते रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने देखा लोग मेंटली भी अपसेट हो गए हैं इस सारी लेकिन सिचुएशन इस में। वक्त जो पब्लिक को मैसेज मैंने देना है, देखिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है जी। मेडिकल प्रोफेशन फ्रंट सफों पे है जी पब्लिक को इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्टेंस और इस मास्क का इस्तेमाल। जी ठीक ये है प्लीज़ मास्क प्रॉपरली पहने और नाक आपका कवर्ड हो। जी ठीक है। मास्क के इस्तेमाल के साथ आपके हाथों को बार बार धोना, आप इन 3-4 चीज़ों को कर लें तो आप समझ लें आप 80-90% कोरोना से महफूज है। और अगर आप ये तमाम चीज़ें, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं ना, मैं भी टिल्ला हूँ थोड़ा सा, तो टिल्ले हो भी जाते हैं बंदे, लॉरिये जो से टिल्ले हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो सी ऐसी है, कोरोना आपके हाथ के थ्रू आपके मुंह, नाक और आंख से आपके अंदर जाता है। अब ये 3 जो स्पॉट हैं आपके, इसको महफूज कैसे रखना है? एक तो हवा से इनके अंदर वो जरासीम जा सकता है, दूसरा आपके हाथ के थ्रू जा सकता है। अपना हाथ जब भी अपने मुंह के करीब लेके जाएं कोशिश करें कि उसको धो लें, या अगर पानी नहीं है तो सैनिटाइज ज़रूर करें अगर आपने अपने मुंह को हाथ लगाना है। और दूसरे की सांस से, उसकी खांसी से, उसकी छींक से इतने दूर रहें कि उसके ड्रॉपलेट्स जो से हैं वो आपकी आंख, नाक और मुंह में ना जाएं। फासला बना के रखें। अगर नहीं फासला बन सकता तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें खुद को महफूज रखें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और आज के प्रोग्राम में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी वो ऑथेंटिक ज़राए से, मुस्तनद डॉक्टर्स से बात करके दी, और वो आपकी ज़िंदगी में कारआमद होगी। नंबर्स जो आपको दिए हैं वो ज़रूर लिख लें। फ्यूचर में परेशानी की सूरत में उन नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करें। ये आपके लिए बनाया गया है टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।